ऐतिहासिक लेख वियतनाम स्वतंत्रता और एकता का संघर्ष। लेखक एस.पी. कश्यप। स्वतंत्रता तथा एकता के लिए संघर्ष वियतनाम के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वहां की जनता ने 50 वर्ष से अधिक समय तक फ्रांसीसी साम्राज्यवाद, जापानी आक्रमण और विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना किया। संघर्ष तथा त्याग के बल पर वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुए। वियतनाम इंडो चाइना का एक हिस्सा है। यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य था तथा राजनीतिक रूप में ये एक संघ के रूप में संगठित था। इस संघ राज्य के 3 इकाई लाओस, कंबोडिया, कंपूचिया तथा वियतनाम थे। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में वियतनाम तथा अन्य फ्रेंच उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में तेजी आई। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में उभार के कारण ये थे। 1. राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के उभार का एक प्रमुख कारण आर्थिक था। फ्रेंच पूंजीपतियों के द्वारा इस क्षेत्र का गहन आर्थिक शोषण किया जा रहा था। इन पूंजीपतियों ने खनन तथा बागान के क्षेत्र में भारी निवेश किया था। वी अलेक्जेंद्रोव के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक फ्रांस के पूंजीपति इस प्रदेश में 100 करोड़ स्वर्ण फ्रैंक का निवेश कर चुके थे। खनन, वस्त्र तथा सीमेंट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का निर्ममतापूर्वक शोषण किया जा रहा था। अतः वो फ्रेंच शासन से असंतुष्ट और नाराज थे। मजदूरों की तरह किसानों की दशा भी दयनीय थी। अलेक्जेंद्रोव के अनुसार साम्राज्यवादी लूट ने किसानों से उनकी जमीन को छीन लिया था। 1920 के दशक के अंत तक किसानों की आबादी का 50% या तो फ्रेंच मालिकों के बागानों में मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे या कठोर शर्तों पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। इन शर्तों के अनुसार किसान अपनी उपज का 80% तक भूस्वामी को देता था। इस हालात में किसानों में असंतोष तेजी के साथ बढ़ रहा था। 1929 से 34 की महामंदी ने जनता के आर्थिक कष्टों को और अधिक बढ़ा दिया था। बेरोजगारी बढ़ रही थी, रोजगार छिन रहे थे, कारखाने बंद हो रहे थे और करों का भार बढ़ रहा था। इससे जन असंतोष बढ़ा और मुक्ति संग्राम में तेजी आई। 2. राजनीतिक जागृति तथा राजनीतिक दलों एवं संगठनों के कार्य मुक्ति संग्राम के उभार के दूसरे मुख्य कारण थे। इंडो चाइना तथा वियतनाम के छात्रों ने फ्रांस में जाकर अध्ययन किया और वहां पर वो 1789 की फ्रेंच क्रांति के सिद्धांतों से स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व भावना से परिचित एवं प्रभावित हुए। इन सिद्धांतों ने उनमें देशभक्ति तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रेम पैदा किया। समानता के सिद्धांत ने उन्हें एहसास कराया कि किस प्रकार फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन ने उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया। राष्ट्रीय पहचान तथा एकता की भावना को मातृत्व भावना के सिद्धांत ने बल प्रदान किया। स्वतंत्रता के सिद्धांत ने राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम को तीव्रता प्रदान की। 1917 की समाजवादी क्रांति ने भी वियतनाम के मुक्ति संग्राम के लिए प्रेरणा का काम किया। इंडो चाइना के जो छात्र फ्रांस तथा यूरोप में अध्ययन करने हेतु गए थे, उनमें से अनेक मार्क्सवाद, लेनिनवाद के क्रांतिकारी सिद्धांत का अध्ययन कर उनसे प्रेरणा लेकर अपने देश के मुक्ति संग्राम के साथ जुड़ गए। जनता राजनीतिक रूप से संगठित होने लगी। 1923 में वियतनाम क्रांतिकारी युवा संगठन का गठन किया गया। देश में कम्युनिस्ट ग्रुपों की भी स्थापना हुई और 1924 में एक संवैधानिक दल की स्थापना हुई। इस दल का उद्देश्य स्वतंत्रता न होकर सुधार था। इसी दौर में हो ची मिन्ह वियतनाम के महान मार्क्सवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1925 में क्रांतिकारी युवा लीग की स्थापना वियतनाम में की। 1926 में वियतनाम की क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था वियतनाम की स्वतंत्रता, जनतंत्र की स्थापना तथा सामंतवाद को समाप्त करना। 1927 में वियतनामी राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी का लक्ष्य था सशस्त्र संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। वियतनाम के साम्यवादी ग्रुपों ने फरवरी 1930 में हांगकांग में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का नेतृत्व हो ची मिन्ह के हाथों में सौंपा गया। 1930 में पार्टी का नाम संशोधित कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना कर दिया गया। 1930 के दशक में इंडोचीन तथा वियतनाम के मुक्ति संघर्ष में तेजी आई।
महामंदी ने श्रमिकों के वर्गीय संघर्षों तथा देश के मुक्ति संघर्ष को तेज किया। 1930 में हुए सशस्त्र विद्रोह को फ्रांस ने कुचल दिया। जून 1930 में किसानों का सरकार और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। सितंबर 1930 में मध्य वियतनाम में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी। इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया तथा कम्युनिस्ट पार्टी को भूमिगत हो जाना पड़ा। इस दौर में श्रमिकों की 45 हड़तालें हुईं। 1937 में कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी तथा कुछ अन्य संगठनों ने मिलकर प्रजातांत्रिक मोर्चे का गठन किया। इस फ्रंट के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक जनता की आजादी तथा जनतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना और दूसरा जापानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को एकजुट करना। कुछ ही समय के अंदर साम्राज्यवादियों ने प्रजातांत्रिक मोर्चे का दमन कर दिया और इंडोचीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भूमिगत हो जाना पड़ा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में फ्रांस को यूरोप के अंदर और बाहर पराजय का मुंह देखना पड़ा। हिंद चीन, इंडोचाइना में उसके साम्राज्य पर जापान का अधिकार हो गया। इस स्थिति में वियतनाम की साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों ने अपने संघर्ष का निशाना जापान को बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरे अनेक राष्ट्रवादी गुटों के साथ मिलकर वियत मिन्ह लीग का गठन किया। इस लीग का नेतृत्व हो ची मिन्ह कर रहे थे। जापानियों से लड़ने के लिए हो ची मिन्ह ने भूमिगत संगठन और सेना का गठन किया। देशभक्तों की इस सेना ने जापानियों का साहस और वीरता से सामना किया और उत्तर वियतनाम के कई क्षेत्रों पर जापानियों को निकालकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। जापान बुरी तरह से पराजित हुआ और उसे वियतनाम से हट जाना पड़ा। जापान के द्वारा समर्पण करने के कुछ ही समय बाद हो ची मिन्ह ने पीपल्स लिबरेशन कमेटी का गठन किया और अगस्त 1945 में वियतनाम में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी गई। किंतु वियतनाम को अभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। अपने पूर्व साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए फ्रांस तो आगे नहीं आया, किंतु फ्रेंच हिंद चीन पर ब्रिटेन तथा चीन का कब्जा हो गया। पृष्ठ 71। पोट्सडम के समझौते द्वारा इन दो शक्तियों ने इस क्षेत्र को आपस में बांट लिया। 16 समानांतर के उत्तर में स्थित क्षेत्र चीन के हिस्से में आया और दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। चीन तथा ब्रिटेन हकीकत में इस प्रदेश पर फ्रांस की ओर से एक तरह से उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे। फ्रांस अच्छी तरह से जानता था कि वो पुराने साम्राज्यवादी तरीके से वियतनाम पर शासन नहीं कर सकता है, किंतु साथ ही वो वियतनाम को स्वतंत्र भी नहीं करना चाहता था, जबकि वियतनाम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प था। फ्रांस तथा वियतनाम के रुख के इस गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ता हुई, जिसके फलस्वरूप फ्रांस तथा वियतनाम के मध्य मार्च 1946 में एक समझौता हो गया। इस हनोई समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। ये तय हुआ कि स्वतंत्र वियतनाम राज्य की अपनी सेना, संसद, वित्त व्यवस्था और सरकार होगी। ये स्वतंत्र राज्य फ्रेंच यूनियन और इंडोचाइना के संघ का हिस्सा होगा। समझौते की शर्तें स्पष्ट करती हैं कि फ्रांस वियतनाम को पूर्ण स्वतंत्रता न देकर अधिकतम स्वायत्तता देने के पक्ष में ही था। अतः यह समझौता वियतनाम को स्वीकार्य नहीं था। गतिरोध दूर करने के लिए आगे जो वार्ताएं हुईं वो असफल रहीं। अतः समझौता प्रस्ताव भर बना रहा। इस स्थिति में वियतनाम पर अधिकार करने के लिए फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी। फ्रेंच सेना के आगमन के साथ ही दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांस ने फूट डालो तथा राज्य करो की नीति का अनुकरण किया। उन्होंने अन्नाम राज्य के पूर्व शासक बाओदई के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार बाओदई ने वियतनाम को स्वायत्त राज्य का दर्जा देना स्वीकार कर लिया। ये भी स्वीकार किया गया कि वियतनाम फ्रेंच यूनियन का सदस्य होगा और फ्रांस की सेना को वियतनाम में रहने का अधिकार होगा। इस समझौते के आधार पर बाओ को वियतनाम की स्वायत्त शासी राज्य की सरकार का मुखिया स्वीकार कर लिया गया। बाओ की सरकार को ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता प्रदान कर दी, किंतु चीन तथा सोवियत यूनियन की साम्यवादी सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी।
सोवियत यूनियन तथा चीन की साम्यवादी सरकारों द्वारा हो ची मिन्ह की सरकार को मान्यता प्रदान की गई। इस तरह वियतनाम की स्वतंत्रता का प्रश्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का एक मुद्दा बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसके मित्र राज्यों ने कसम ले ली थी कि वो वियतनाम को कम्युनिस्टों के हाथों में नहीं जाने देंगे। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा फ्रांस को हर संभव सहायता प्रदान की गई ताकि वो कम्युनिस्टों को पराजित कर सके। प्रोफेसर हॉल के अनुसार वियतनाम पर नियंत्रण स्थापित करने की नीति निर्धारित करने का अधिकार अब फ्रांस के हाथ से निकलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में चला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से हर संभव सहायता पाकर भी फ्रांस के कम्युनिस्टों को पराजित नहीं कर सका और उसकी सेनाएं एक के बाद एक युद्ध में पराजित होती गईं। मई 1954 में कम्युनिस्ट सेना के सेनापति गियाप की कमान में दिएन बिएन फू के युद्ध में दुश्मनों को बुरी तरह पराजित किया। ये पराजय इतनी भयंकर थी कि फ्रांस ने वियतनाम को भी खाली करने का फैसला किया। जब फ्रांस ने निर्णय कर लिया कि वो हिंद चीन को खाली कर देगा, तो विश्व की प्रमुख शक्तियां वहां की समस्या का समाधान खोजने के लिए सक्रिय हो गईं। इस उद्देश्य से जिनेवा में एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट चीन के अलावा लाओस, कंबोडिया और उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम की सरकारें सम्मिलित हुईं। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार वियतनाम को अस्थायी तौर पर 2 राज्यों, उत्तर और दक्षिण वियतनाम में विभाजित कर दिया गया। 17 डिग्री अक्षांश दोनों के मध्य सीमा रेखा तय की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि 1956 में दोनों वियतनामों को एक करने के लिए चुनाव कराया जाएगा। उत्तर वियतनाम में कम्युनिस्टों की तथा दक्षिण वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की पक्षधर दिएम की सरकार थी। इतिहासकार विनाके के अनुसार जिनेवा समझौता साम्यवादी चीन की सफलता का सूचक था और चीन और वियत मिन्ह विभिन्न उपायों के द्वारा दक्षिण वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की जनता को अपने प्रभाव में लाने लगे। जिनेवा समझौते से वियतनाम की समस्या का समाधान नहीं हो सका। 1956 में एकीकरण हेतु चुनाव कराने का समय आया तो दक्षिण वियतनाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारे पर चुनाव में भागीदारी से इनकार कर दिया। संयुक्त राज्य के उस समय के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस के अनुसार यूएसए चुनाव के विरुद्ध इसलिए था कि चुनाव में कम्युनिस्टों को भारी सफलता मिलती और वियतनाम पर उनका अधिकार हो जाता। पृष्ठ 72। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। 1956 में चुनाव न होने के कारण जिनेवा समझौता निष्प्रभावी हो गया। इसके फलस्वरूप उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम के बीच चल रहे गृह युद्ध में तेजी आ गई। दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा अत्यंत सक्रिय हो गया। इस तरह दिएम सरकार को अंदर तथा बाहर दोनों ओर से कम्युनिस्टों का सामना करना पड़ रहा था। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से हर संभव सहायता मिल रही थी ताकि कम्युनिस्टों को हराया जा सके। हेराल्ड विनाके के अनुसार 1955 से 58 तक सैनिक, आर्थिक एवं तकनीकी मद में संयुक्त राज्य ने $25 करोड़ प्रति वर्ष दिए, जिससे दक्षिण वियतनाम के विकास में मदद मिली, किंतु इसके बावजूद दक्षिण वियतनाम कम्युनिस्टों को पराजित न कर सका। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध से जुड़ गया। वियतनाम का गृह युद्ध संयुक्त राज्य तथा वियतनामी कम्युनिस्टों के मध्य युद्ध में परिवर्तित हो गया। सत्य तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही वियतनाम की समस्या में रुचि ले रहा था। जिनेवा समझौते के बाद से ये अधिक सक्रिय भागीदार हो गया। आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के 2 लक्ष्य थे। एक, वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना न होने देना और दूसरा, एशिया महाद्वीप की राजनीति से अपने को अलग रखना। ये दोनों परस्पर विरोधी लक्ष्य थे और उनको एक साथ लेकर चलना संभव नहीं था। जिनेवा सम्मेलन के उपरांत जब यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण वियतनाम की सरकार और फ्रांस कम्युनिस्टों को पराजित नहीं कर सकते, तो संयुक्त राज्य के समक्ष वियतनाम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप में से किसी एक नीति को अपनाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न रहा तथा कम्युनिस्टों के प्रति शत्रुता के रुख के कारण उसने हस्तक्षेप की नीति का अनुकरण किया। इसके फलस्वरूप ये 20वीं शताब्दी के अपने सबसे बड़े संघर्ष में उलझ गया। 1963 से संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण वियतनाम में हस्तक्षेप करने लगा
और 1965 से उसने सीधे उत्तरी वियतनाम पर बमबारी आरंभ कर दी। 1964 में इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 23,000 थी। 1966 में ये संख्या बढ़कर 3,90,000 और 1968 में 5,50,000 हो गई। संयुक्त राज्य के द्वारा वियतनाम युद्ध को बर्बर और अमर्यादित ढंग से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए लड़ा गया। नरसंहार के आधुनिकतम हथियारों का उसने इस्तेमाल किया और दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्टों की हत्याएं की गईं। उत्पीड़न तथा बलात्कार किया गया। 1967 में माई लॉय नामक स्थान पर किए गए नरसंहार में कम से कम 300 व्यक्तियों की, जिनमें बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल थीं, हत्या की गई। 1967 से उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी हमले और तेज हो गए। वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य को जनधन की भारी हानि उठानी पड़ी, किंतु वो भी वियतनाम के कम्युनिस्टों को हरा नहीं सका। युद्ध के द्वारा वियतनाम प्रश्न का मनोवांछित समाधान पाने में असफल संयुक्त राज्य अमेरिका वार्ता द्वारा समाधान खोजने के लिए मजबूर हो गया। इसका परिणाम पेरिस की क्रांति वार्ताएं थीं, जिनमें सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकारों ने भागीदारी की। वार्ता मई 1968 में आरंभ हुई और इसका तीसरा अंतिम चक्र फरवरी 1969 में हुआ। पेरिस वार्ता असफल रही और गतिरोध बना रहा। असफलता का मुख्य कारण था कि जहां उत्तरी वियतनाम एक एकीकृत वियतनाम राज्य पर जोर दे रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि दक्षिण वियतनाम को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। युद्ध जारी रहा और दक्षिण वियतनाम की अमेरिका परास्त सरकार की स्थिति दिन पर दिन अधिक कमजोर होती गई। उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी बम वर्षा निष्प्रभावी सिद्ध हुई और चौतरफा दबाव में संयुक्त राज्य ने वियतनाम में अपनी सेना में कमी करना आरंभ कर दिया। 1972 में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा एक शांति स्थापना की योजना पेश की गई, जिसे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम ने अस्वीकार कर दिया, किंतु शांति के लिए प्रयास जारी रहा। जनवरी 1973 में पेरिस में संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा उत्तरी वियतनाम की सरकारों और दक्षिण वियतनाम के कम्युनिस्ट संगठन वियटकॉन्ग की पेरिस में वार्ता हुई। इस वार्ता में तय हुआ कि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सुपरविजन में युद्ध विराम लागू रहेगा और एक राष्ट्रीय परिषद का गठन चुनाव कराने के लिए होगा। 1973 के इस समझौते ने संयुक्त राज्य की सेना की वापसी का काम तो आसान कर दिया, किंतु 1973 से लेकर 1974 तक घमासान युद्ध चलता रहा। दक्षिण वियतनाम की सेना लगातार हारती गई। अप्रैल 1974 में दक्षिण वियतनाम की राजधानी सैगोन पर उत्तरी वियतनाम का अधिकार हो गया और 8 जून 1975 को एकीकृत वियतनाम में समाजवादी जनतंत्र की स्थापना के साथ स्वतंत्रता और एकता के लिए संघर्ष का सफलता के साथ अंत हो गया। इसी के साथ एसपी कश्यप द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक लेख वियतनाम, स्वतंत्रता और एकता का संघर्ष समाप्त। पृष्ठ 73।